सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हमने ये बुक यहां से शुरुआत नहीं कर रहे क्योंकि हम इस बुक के अंदर अभी तक रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट कर चुके हैं। जो हमारी एनालिसिस वाली बुक है इसके अंदर बेसिकली 5 चैप्टर है। मेरी एनालिसिस वाली बुक में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, तीसरा है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ठीक है, चौथा है मेरे पास अकाउंटिंग रेशियोज और पांचवा है मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से अब तक हम क्या कर चुके हैं? हम अकाउंटिंग रेशियोज कर चुके हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर चुके हैं। अब हमारे ये 3 चैप्टर्स रह गए हैं और ये बिल्कुल छोटे-छोटे से चैप्टर है। तो हमारे को बेसिकली 2 पार्ट्स इसके आएंगे, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, 4 लेक्चर्स और फिर हमारा पूरा का पूरा 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। आपको आसान लगेगी समझनी क्योंकि अब तुम मेरे से अकाउंटिंग रेशियोज कर चुके हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर चुके हो, तो आपको ये जल्दी समझ आएंगे चीजें। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी क्या होती है और इसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं। पार्ट नंबर 1 में आज हम इसकी बैलेंस शीट सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है मोटे-मोटे तौर पे ईयर एंड पे जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, ईयर एंड पे जो खाते बनाए जाते हैं। ईयर एंड पे जो खाते बनाते हो उनका पर्पस क्या होता है, वहां पे आप लिखते क्या हो। उनके दो पर्पसेस होते हैं मेजरली। एक होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना कि मेरे बिजनेस में फाइनेंशियली परफॉर्मेंस कैसी थी, और दूसरा होता है कि मैं जानूं फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है मेरे बिजनेस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कंपनी अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस का खाता नहीं बनाते हैं, उसकी जगह हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है मेरे को? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी का स्टेटस, और वो कौन बताता है मुझे? मेरी बैलेंस शीट बताती है। समझते हो इस बात को? सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो ईयर एंड में बनाई जाती है और पूरे साल में जो भी हुआ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, और ईयर एंड में मेरे को बताती है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो क्या लिखा हमने कि आर फॉर्मल रिकॉर्ड दैट शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये हमें पूरी समरी बताते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की और हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स को उनके डिसीजन, उनकी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं? तो बेसिकली बेटा 4 चीजें आती हैं। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए। नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं कि जब हमारे पास एक्चुअली में कहानी ये होती है कि हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपनी के जो खाते होते हैं, दे आर मेंटेन्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। उनको हम मेंटेन करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो उसके अंदर ना एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में, आपको याद होनी चाहिए ये चीज। शेड्यूल 3 में 2 पार्ट्स है बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 में मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। तो यहां पर हमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको चीजें बनानी है। उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आप चीजें बनाओगे और जो भी चीजें उसके अंदर आएंगी, और अगर आपको लगता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एक ही कॉलम होगा, उसमें लिख दिया 10 लाख, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ रहा है वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। इन्हें हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक और जरूरी चीज होती है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम सीख चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी होती है। तो ये जल्दी से आपको सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, आगे देखते हैं।
कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कंपनी को क्या होता है कि हर कंपनी को ईयर एंड पे एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी कंपलसरी है। तो सबसे पहली चीज तो रिपोर्ट बाय द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे लिखी हुई, आपको एज इट इज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है। रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस तरह चीजें होती है जैसे कि हमारी कंपनी सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है कि नहीं। एक होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, कमेंट्स पास करने होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिगार्डिंग कंपनी के, ये भी लिखा हुआ है। मैनेजमेंट डिस्कशंस, डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं कि कमेंट पास करने होते हैं जो, ये चीज हो गई। ऑडिटर की रिपोर्ट, बेटा जो कंपनी के खाते होते हैं उन्हें ऑडिट करवाना पड़ता है, तो वो जो ऑडिटर होता है उसकी रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है। वो बताता है कि इन्होंने खाते ढंग से बना रखे कि नहीं बना रखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है कि नहीं करा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, इसमें पता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ कुछ केसेस में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी होनी चाहिए। तो ये भी बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। फिर आता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आप सारे के सारे नोट्स लिखते हो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखते हो कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर जो भी आइटम्स है उनकी एक्सप्लेनेशन लिखते हो। कुछ कमिटमेंट्स है तो वो लिखते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन कौन सी फॉलो करी है, बैलेंस शीट के आइटम्स की डिटेल्स, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की डिटेल्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, को सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट हो। कई बार बेटा ऐसा इवेंट भी होता है कोई कि जो ना क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता लेकिन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बहुत होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी अगर आपको कुछ भी लिखनी हो एज पर द पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 3, तो बेसिकली पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 1 बताता है बैलेंस शीट, पार्ट 2 बताता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और पार्ट 3 बताता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। फाइनली फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये है आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। पूरी की पूरी बैलेंस शीट आनी चाहिए। बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां आती है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपके सभी चैप्टर्स में ये बहुत हेल्प करती है। हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेप्थ में जाकर एक एक चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट इज ऑफ, कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है बेटा जी कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है कि किस चीज को आप कब करंट एसेट बोलते हो, कब करंट लायबिलिटी बोलते हो। अभी तक आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीज विद इन 12 मंथ्स पे करनी हो वो करंट लायबिलिटी है, जो भी चीज विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, मिल जाएगी, वो करंट एसेट है। हम इनमें से किसी एक चीज को उठा लेते हैं, फिर हमें दोनों चीज समझ आएगी। फॉर एग्जांपल करंट एसेट की डिटेल्स, करंट एसेट की मैं बात करूं तो करंट एसेट से हम ऐसा समझते हैं कि जो भी चीज आने वाले 12 महीने 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है उन्हें मैं करंट एसेट बोलता हूं। और जो ऐसा नहीं हो सकती, जो लगता है कि ज्यादा टाइम बाद कन्वर्ट होंगी कैश में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट नहीं बोलते। एग्जांपल के तौर पे इन्वेंट्री या स्टॉक, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी बेचेंगे। लेकिन मशीनरी उसे नॉन करंट एसेट बोलते हैं क्योंकि हमें हमारा पर्पस नहीं है उसको बेचना, हम उसको बेचने नहीं वाले हैं, तो दैट इज माय नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट की ये जो डेफिनेशन है ये ठीक है, लेकिन कंपनी से थोड़ी और डेप्थ में जाता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि करंट एसेट कोई चीज है या नहीं कैसे पता चलेगी, also depends on, also depends on ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि कोई चीज करंट एसेट है या नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा जी, मतलब ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल पे भी डिपेंड करेगा। ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है, एक मिनट बात समझे, कि पहले हम समझते हैं कौन सी चीज करंट एसेट है या नहीं। कोई भी चीज करंट एसेट है या नहीं, आर यू अ करंट एसेट, आप उससे पहला सवाल पूछोगे कि भाई विद इन 12 मंथ्स कन्वर्जन है या नहीं।
कन्वर्जन अगर आपको लगता है कि कैश में कन्वर्ट हो सकती है विद इन 12 मंथ्स के, इसका आंसर अगर यस आता है तो आप बोलोगे यू आर करंट एसेट, आप करंट एसेट हो। अगर इसका आंसर नो आता है तो इट डजंट मीन कि आप करंट एसेट नहीं हो। आप उससे एक और सवाल पूछोगे, आप पूछोगे कि आर यू कन्वर्टिंग इन लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, क्या ऑपरेटिंग साइकिल से कम समय में आप कैश में कन्वर्ट हो जाओगे? अगर आंसर आता है बेटा इसका यस या नो, अगर आंसर आता है यस हाँ हम ऑपरेटिंग साइकिल से पहले कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप करंट एसेट हो, अगर नहीं तो आप करंट एसेट नहीं हो। सेम गोस फॉर करंट लायबिलिटी। एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। मान लो मैं कहता हूं कि एक एसेट है, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि एक एसेट है मेरे पास कि इसका ना ए बी सी डी 4 एसेट्स लिखी मैंने, और मैं आपको बताता हूं कि इनका कन्वर्जन मतलब पेमेंट रिसीव होने की बात, या मैं कहूं कि कब कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश का कन्वर्जन कब होगा और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। ठीक है, मैं पहला केस लिखता हूं कि भैया कैश में तो कन्वर्ट हो जाएंगे हम 11 महीने में, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने का। कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे हम 12 महीने में, ऑपरेटिंग साइकिल है हमारे पास 13 महीने का। कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे हम 13 महीनों में, ऑपरेटिंग साइकिल है 9 महीने, सॉरी 9 महीने का। मैं कहता हूं कि कैश में हम कन्वर्ट होंगे 13 महीने में, ऑपरेटिंग साइकिल है 14 महीने का। ठीक है, कोई भी चीज करंट एसेट है या नहीं, आप उससे क्या पूछोगे, आप उससे पूछोगे भाई तो विद इन 12 मंथ्स है कि नहीं, पहले से पूछो क्या तू विद इन 12 मंथ्स है कि नहीं तेरा कैश में कन्वर्जन, आप कहोगे हां जी 11 महीने में है, विद इन 12 मंथ्स है, तो आप करंट एसेट हो गए। अगले से पूछोगे क्या विद इन 12 मंथ्स हो, आप कहोगे हां जी विद इन 12 मंथ्स है, तो आप करंट एसेट हो गए। अगले से पूछोगे क्या आप विद इन 12 मंथ्स हो, वो कहेगा नहीं थी मैं 13 महीने में कन्वर्ट होऊंगा। अरे भाई तो अगर 13 महीने में कन्वर्ट होगा फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल से मैच करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है, कि ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप करंट एसेट नहीं हो। और सिमिलरली इधर से पूछो 12 महीने के विद इन है, नहीं है 13 महीने में। अब तेरे को चेक करते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल से, ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की है, क्या आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाओगे? हाँ जी हो जाऊंगा, तो आप करंट एसेट हो। समझ आई मेरी बात कि करंट एसेट सिर्फ 12 महीने की कंडीशन नहीं होती, अगर ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल से मैच करोगे, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है तो करंट एसेट है, अदरवाइज नहीं है। सेम गोस फॉर करंट लायबिलिटी, सेम कहानी होती है करंट लायबिलिटी की भी। अब एक मतलब समझ लो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है बेटा कि टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एंड इट्स कन्वर्जन इन कैश। इसके बीच में बेटा एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड कन्वर्जन, कि जब आपने उसको एक्वायर किया और जब आपने उसको कैश में कन्वर्ट किया, उसके बीच में जो भी टाइम लगेगा वो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं कहता हूं मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं कॉटन, ठीक है, कॉटन को बाय किया, कॉटन को कन्वर्ट करता हूं मैं थ्रेड में, थ्रेड को कन्वर्ट करता हूं मैं क्लॉथ में, फिर मैं करता हूं उसकी पैकिंग, फिर मैं उसको करता हूं सेल, फिर मैं करता हूं कैश कलेक्ट। ठीक है कि मैंने कॉटन लिया, उसको धागे में बदला, उसको कपड़े में बदला, कपड़े को मैंने पैक किया, फिर मैंने उसको बेचा और बेचने के कुछ समय बाद मेरे पास कैश आया। यहाँ पे लगे सुपर 2 महीने, यहाँ लगे 4 महीने, यहाँ लगे 3 महीने, यहाँ लगे 2 महीने, यहाँ लगा 1 महीना। तो इसका जो टोटल होएगा दैट इज माय ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे 4 2 6, इसको ज्यादा कर देते हैं अब 6 3 9 2 11 और 3 14, तो यहाँ पे 14 मंथ्स का क्या है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल है। समझ आई मेरी बात? तो आपको कोई भी चीज करंट एसेट है या नहीं, करंट लायबिलिटी है या नहीं, कैसे निकालोगे? पहले 12 महीने वाली कंडीशन देखोगे, वो सेटिस्फाई होगी तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप ऑपरेटिंग साइकिल से कंपेयर करोगे, और ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन अगर वो चीज है तो वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी मानी जाएगी, लेकिन अगर विद इन नहीं है तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ये हुई कहानी।
अब जल्दी से बैलेंस शीट को खत्म करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स को देखते हैं। पहले रहेगा आपको शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में देखो आपको पता होना चाहिए कहां पे कौन सी चीज आती है, सारा कुछ याद होना चाहिए। उसके लिए रेशियो एनालिसिस में होना चाहिए, वो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी थी, सलीम सर बोले बीपीटीओ, है ना। और उधर से मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पेडल की कराई थी, आरसीडी का 3 ऑरेंज 3 नींबू एक टमाटर लाया, वो हमने याद कर ली थी वहां पे। यहाँ पे पूरी याद ही रखनी, यहाँ पे ये याद रखनी कि कौन सी चीज किसके अंडर आती है। जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर ध्यान रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दोनों आएंगे। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट्स, लॉसेस, चाहे लॉसेस है तो आप नेगेटिव में लिखोगे। और रिजर्व्स का मतलब सारे तरीकों के रिजर्व्स, आप एक बार अपनी बुक से रीड भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली कौन कौन से दिए होते हैं, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी भी प्रकार का रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सभी तरीकों के कैपिटल रिजर्व, ये सभी तरीकों के रिजर्व जो होते हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है, देखो ये क्या होता है ना, ये कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो कन्वर्टिबल होती है शेयर्स में। मान लो मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट बेचा 10,000 का, वो एक्चुअली में शेयर्स नहीं है, वो कोई और तरीके का शेयर वारंट है। वो उसमें कंडीशन होती है कि 10 महीने बाद, 11 महीने बाद या 1 साल बाद वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब पार्ट तो बेटा वो शेयर कैपिटल का ही हुआ ना, इसीलिए तो आपने मेरे से खरीदा ही, कल को वो शेयर से बदलेगा तो वो है तो शेयर कैपिटल का पार्टी, इसीलिए हमने शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही उसको लिख दिया। ठीक है। फिर आती है दूसरी चीज, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो तुमने रिसीव कर लिया लेकिन अभी अलॉट नहीं हुए शेयर्स, क्योंकि जब एप्लीकेशन रिसीव होती है और शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उसके बीच में कुछ वक्त होता है। सपोज करो 21 मार्च को मैंने एप्लीकेशंस रिसीव करी और मैं अब इनको इशू करूंगा अप्रैल में, मान लो मैं 5 अप्रैल को मैं क्या करता हूं, शेयर्स को इशू करता हूं, मतलब अलॉट करता हूं। अब इसके बीच में जो बेटा जी गैप है एप्लीकेशन रिसीव्ड और अलॉटमेंट के बीच में, इसी गैप के अंदर अब 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूंगा। रीजन से 21 मार्च को तो मैंने शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव करी, 5 अप्रैल को अलॉट कर दूंगा, लेकिन 31 मार्च को जब स्टेटमेंट बनेगी तो कुछ पैसा ऐसा होगा जिसपे एप्लीकेशन रिसीव हो रखी है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं पेड करी क्योंकि अलॉटमेंट आपने 5 दिन बाद करनी है। इसे हम क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझे मेरी बात को। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को याद रखने का तरीका होता है बीपीटीओ। बी का मतलब बोरोइंग्स, कौन सी बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टी का मतलब प्रोविजंस, कौन से प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टी का मतलब ट्रेड पेबल्स, ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो बीपीटीओ से हम इसको याद रखते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज को कैसे याद रखते हैं, इनके अपोजिट, बोरोइंग तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन था वो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक और आती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सभी चीजों की भी हम डिटेल्स लिखते हैं आराम से, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए। थोड़ा सा पेन का साइज रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, देखो डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, और भी चीजें आती हैं, आप किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो मिलेगी इन्हीं में से देखने को मिल जाएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही है कि ये कहां पर आती है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है, उतना ही जरूरी है, बस इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, premium on redemption of debentures
एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दो चीजें। मेरे से अगर पूछोगे तो दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब नए रूल्स के हिसाब से हम इनको इसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगेन बुक में मेंशन भी कर रखी है और जनरली अभी यही चल रहा है किताबों में, तो अब यही लिखी हो, एक्चुअली में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो प्रीमियम देना होगा, लेकिन उसकी अकाउंटिंग अब अभी कर लेते होते हैं। मान लो मेरे 10 साल बाद मैंने रीपेमेंट करनी है, तो जो लॉस होने वाला है उसकी अकाउंटिंग में आज ही करूंगा, आज के पीएनएल से ही राइट ऑफ करूंगा। लेकिन बुक्स इसको लिखती है तो मैंने आपको लिखवा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आता है बेटा, ऐसे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, मतलब एक साल के अंदर अंदर पेमेंट्स नहीं होती, बाद में है। एग्जांपल के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने को मिलता है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब मेरे एम्प्लॉय रिटायर होंगे अगले साल तो नहीं होंगे ना, काफी साल बाद होंगे, तो उनके लिए उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भी मैं पैसा सेट असाइड करता हूं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ आई बात? इधर आ जाओ, बीपीडीओ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है बेटा जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है आपके पास कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा, ये सब चीजें आती हैं। ट्रेड पेबल्स, आपको पता है ट्रेड पेबल्स में दो ही चीजें आती हैं, एक तो आता है बिल्स पेबल और एक आता है क्रेडिटर्स, ये दो ही चीजें आती हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है इसी बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पहले देख लो, इसके अंदर वो चीजें आ गई जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब चीजें आती हैं आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। बात करते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसकी अंदर जो जो चीजें लिख लो सारी की सारी लिख लेना, ठीक है। पहली चीज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म का बोरोइंग था वो अब आपको एक मान लो कि डिबेंचर थे 10 साल बाद रिडीमेबल थे, लेकिन 9वें साल में जाके आपको उसी साल रिडीम करने हैं, तो आप उसे बोलोगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये, ठीक है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेट। इसको कई बार हम अदर करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई करते हैं और कई बार हम इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी क्लासिफाई कर देते हैं, जितना मुझे ध्यान है टीएस लेवल में यहां पे क्लासिफाई की गई है, और टीएस लेवल में ही जब तुम चैप्टर पढ़ते हो रेशियो एनालिसिस तो इसको यहां पे क्लासिफाई किया गया है, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी सीबीएसई में जहां पर होगा मैं आपको देख के एक बार कंफर्म कर दूंगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड तुमने क्लेम नहीं करा है, कॉल्स इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू। इसका मतलब होता है कि देखो सारी चीजों का मतलब सुन लो, करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेट समझा दिया, अनक्लेम्ड डिविडेंड की डिविडेंड तुमने दे दिया लेकिन लोगों ने क्लेम नहीं करा, तो कर तो सकते हैं, आपको देनी पड़ेगा। कॉल इन एडवांस, शेयर की कॉल पहले रिसीव होगी तो आपके लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा भी पे करना रहता है तो लायबिलिटी है। एडवांस इनकम रिसीव हो गई तो लायबिलिटी है, कल को काम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, जल्दी से लिखना है साथ साथ देखो, इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों ही आते हैं, तो मतलब कि जो ब्याज है देना रहता है तो वो भी देना रहता है, तो मतलब क्या आपकी करंट लायबिलिटी है। तो ये हो गई बेटा मेरे पास पूरी की पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम बोलते हैं। इक्विटी क्यों बोलते हो, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा, तो मालिकों का पैसा शेयर होल्डर्स फंड, एंड लायबिलिटीज बाकी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज। समझ आई बात? तो ये हो गई मेरी पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड। अब हम देखते हैं हमारी पूरी की पूरी एसेट साइड। एसेट साइड में दो चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट।
करंट एसेट्स को याद कैसे रखना होता है मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। सोसाइटी से आप याद रखते हो SOCITI से। नॉन करंट एसेट्स को आप याद रखते हो PAI से। मेजरली 3 होती है, ठीक है। चलो बताता हूं कहां का क्या है। देखो सोसाइटी का मतलब होता है ऐसे ऐसे आता है आपके पास शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ से आता है अदर करंट एसेट्स। सी से आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। टी से आता है ट्रेड सोसाइटी। आई से आता है इन्वेंट्री। टी से आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। और आई से आता है इन्वेस्टमेंट्स। कौन से इन्वेस्टमेंट्स? करंट इन्वेस्टमेंट्स। समझते हो? तो ये सब आता है मेरा करंट एसेट्स। याद रखने के लिए क्या है बेटा? सोसाइटी। नॉन करंट एसेट में पाई, 3 चीजें मुख्य तौर पे पाई। पी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ए से लॉन्ग टर्म एडवांसेस। ए से एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस कहां है? कहां है? ये रही। और आई से आता है इन्वेस्टमेंट। कौन सी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कहां है? कहां है? ये रही। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए, ये डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। सिलेबस में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आती कहां पर है, ठीक है। अब एक एक चीज को रीड आउट करें, समझे कि क्या क्या है कहानी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बेटा क्या क्या आता है? देखो, एक तो आपकी टेंजिबल एसेट्स, जिन्हें देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज योर टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है? इनटेंजिबल एसेट देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, लाइसेंस, ये सब चीजें जो है सॉफ्टवेयर। एक और चीज फ्रेंचाइजी, लाइसेंस नहीं, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, फ्रेंचाइजी, ये सब आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। कुछ टेंजिबल एसेट जो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही है, बिल्डिंग पूरी तैयार नहीं है तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, यहां आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। मतलब कोई भी टेंजिबल एसेट वर्किंग अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो इंटेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो यहां आ जाएगी, कि जैसे कि पेटेंट अप्लाइड बट नॉट ग्रांटेड, यहां आ जाएगा। समझे? तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिटेल्स। और देखते हैं अब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? देखो, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां कर सकता है? इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कोई डिवेंचर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, कोई शेयर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, कोई हमने क्या कहते हैं मेटल खरीद रखी है लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारी चीजें क्या आती है? आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आती है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, आपने किसी को लोन एडवांस कर रखा है लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए। अदर नॉन करंट एसेट्स, इनके अलावा कोई भी नॉन करंट एसेट, इसका बेसिकली ज्यादा एग्जांपल देखने को नहीं मिलते। एक एग्जांपल हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल, जनरली ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है करंट एसेट, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई जो बहुत बाद में पैसा देंगे, 1 साल के बाद देंगे, तो वो यहां पर आ जाते हैं। करंट एसेट की डिटेलिंग की कोई खास जरूरत नहीं होती है, आपको पता ही होता है, सारी चीजें मेंशन ही है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा जी, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स लेस देन अ ईयर वाली या फिर ऑपरेटिंग साइकिल वाली। इन्वेंट्री का मतलब आपको पता ही है, स्टॉक हो गया। इन्वेंट्री 3 तरीकों की हो सकती है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 3 तरीकों का स्टॉक हो सकता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक, कि कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है, कच्चा माल पड़ा है। कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, कि भैया काम शुरू तो करते लेकिन पूरा नहीं हुआ। और कुछ फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी पड़ा है। तो 3 तरीकों की इन्वेंटरी हो सकती है। ट्रेड रिसीवेबल में फिर से 2 तरीकों की चीजें आती हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक, कोई भी मार्जिन मनी पड़ा है आपका। मार्जिन मनी का मतलब होता है कि आपने तो बैंक को लोन ले रखा है तो उसके लिए मार्जिन मनी दे रखा है, कुछ पैसा आपने भर रखा है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दे रखा है। अदर करंट एसेट्स में आपके पास आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ये सब आ जाता है बेटा आपका अदर करंट एसेट्स में, ठीक है जी। तो ये हो गई मेरे पास पूरी एसेट साइड की डिटेलिंग, ठीक है। तो ये होती है हमारी सारी की सारी डिटेल्स ऑफ एसेट्स बैलेंस शीट्स की, लायबिलिटीज बैलेंस शीट की, इक्विटी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, लायबिलिटीज जिसमें करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी आती है, एसेट्स जिसमें करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आते हैं। इनकी सबकी डिटेल्स हमने अच्छे से कर ली है। अगली क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी से पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म करें।